अच्छी अवस्था में नहीं है। अब यहाँ आप षष्टियांश नीचे देख रहे हैं, इनका षष्टियांश कौन से लग्न का बन रहा है? वृश्चिक लग्न का बन रहा है। तो वृश्चिक लग्न का बन रहा है मतलब इनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे थोड़ा 10-15 मिनट पीछे या 10-15 मिनट आगे करने की हमें आवश्यकता है, तभी इनका डेट ऑफ बर्थ हमें सही मिल पाएगा। समय जो है वो जब तक हमें धनु का ना मिल जाए। गुरु जी, समय ना 11:48 है, 11:58 था। 11:58 है, ठीक है। 11:58। तब मतलब भी ग्यारह यहाँ कौन अट्ठावन सा? से 12 के बीच का था। 12 करके देखिए। ठीक है। 12 बजे दोपहर ना? जी गुरु जी। जी बिल्कुल। अब ये जो आपका समय है वो उचित है, अर्थात यही आपका डेट ऑफ बर्थ है, 11 जून, 12 बजे दिन में। ठीक है, क्योंकि आपका 1-5-9 में आ रहा है, आपका एक बन गया, तो ये आपकी षष्टियांश कुंडली बिल्कुल सही है। यदि हमें यह नहीं मिल रहा होता तो हम राशि तुल्य को लेकर चलते, राशि तुल्य षष्टियांश हम बनाते, उस पर फिर हम आगे कार्य को करते। तो षष्टियांश कुंडली जो है वो 12 को 5 से गुना करते हैं तो 60 होता है, अर्थात हमारे लग्न कुंडली से यह 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली तरीके से ये कार्य करता है। अर्थात आपके लग्न कुंडली में जो प्रॉमिस हैं वो आपको चीजें प्रदत्त करें या ना करें, लेकिन जो आपके षष्टियांश कुंडली में योग बना है वो निश्चित ही करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि वो आपके पिछले जन्म से चलता हुआ आ रहा है। पिछले जन्म से वो चीजें आपको मिल रही हैं, इस कारण वह आपको इस जीवन में भी कंटिन्यू रहेगा। इसी कारण लोग क्या करते हैं, अर्थात जो साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो उन्हें कष्ट होता है उसे वो भोग जाते हैं। किसी को कैंसर हो गया, वो भोग जाता है कि भाई जो हुआ होने दो, कोई दवा नहीं लेना, कुछ नहीं करना, इस जन्म में है, इस जन्म में खत्म कर लेना है। इसलिए यह प्रयास किया जाता है जीवन में कि जितना ज्यादा हो सके हम धार्मिक कार्य को करें, अध्यात्म से हम जुड़े रहें, अपने आप को जितना बेहतर से बेहतर हो सके अध्यात्म के प्रति। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह जो साइकिल है षष्टियांश का, वो पुनः अगली जो हमारी कुंडली होगी उसमें भी जाएगा। जैसे इनके षष्टियान में बुध बैठा है प्रथम में। अब ये बुध बता रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन, अर्थात ये जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग लाइन इनके पास है, या आज से नहीं है, ये बहुत पहले से इनके साथ चल रहा है। इसलिए इसमें ज्यादा इन्हें एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते होंगे, ज्यादा इन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता होगा। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, बात करने की शैली क्या रहेगी, वो इन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा पुश करने की आवश्यकता है, सब चीजें इनके पास रहेंगी। जैसे चतुर्थ में गुरु बैठा है, तो इन्हें विशेष रूप में मन को शांत रखने के लिए हमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जो हर भाव में बैठा है, जैसे प्रथम भाव आप स्वयं हैं, दूसरा भाव क्या है, आप ग्रहण करते हैं चीजों को। जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं किसी भी प्रकार से हो, हम षष्ठ्यांश पे बात कर रहे हैं, तो वो दूसरा भाव है। तीसरा भाव आपका आकर्षण है, आप जिन चीजों के पीछे अट्रैक्ट होते हैं वो चीजें हैं। चतुर्थ भाव आपका मन है, आपका मन कहाँ लग रहा है। पंचम भाव आपका चित्त है। और छठा जो है, आप विरोध करते हैं किसी का। सप्तम प्रथम से ठीक सामने है, अर्थात हमें वो पूर्ण कर देता है। अष्टम जो है वो हमें बदलाव लाता है। नवम अध्यात्म है, जब अध्यात्म हमें जागता है तो हमारी जागृति हो जाती है। दसम कर्म है। एकादश उस कर्म से की गई अपनी इच्छा पूर्ति है। और 12वां भाव आपकी मुक्ति है।
तो इनके जैसे दूसरे भाव में षष्ठीयांश कुंडली के अंतर्गत केतु बैठा है, तो उसे आप डिकोड करेंगे कि भाई इनका जो पूर्व जन्म रहा, इससे पहले का जन्म रहा, वो कैसा रहा। तो उस जन्म में जो इनका परिवार था वो बिल्कुल सात्विक होगा। इनकी वाणी कही जाए, यदि केतु यहाँ अच्छी अवस्था में बैठा है तो वाणी इनकी बहुत मधुर होगी, एक त्यागी की वाणी होगी। अब मधुर का तात्पर्य है कि यहाँ चंद्रमा को लेके हमें नहीं आना है कि बहुत ज्यादा मधुर हो जाएगा। वहां केतु बैठा है, और केतु को जो अच्छी चीजें लगती हैं उस पे ही अपना मंतव्य रखता है, बोलता है। और जो चीजें उसे अच्छी नहीं लगती उस पे चंद्रमा ऐसा नहीं है कि वो चलो हमें लाभ दिख रहा है या कुछ भी है तो हम ले लेते हैं, ऐसा नहीं करता है। तो षष्ठीयांश में उन ग्रहों को पहले मार्क कीजिए जो ग्रह आपके जीवन में अत्यधिक समस्या देने वाले हैं। अत्यधिक समस्या देने वाले जैसे जो भी ग्रह 6 8 12 के हैं उसे देखिए। जो ग्रह आपके खरेस हैं, खरेस पता है राहुल जी? पुनः एक बार दोहराइएगा हमें, खरेस कौन होते हैं? और सर वो भूल चौबीस गए। 24वां। 22वां ड्रेस कौन? बाईस। हाँ 22वां रिस्पॉन्स है। कैसे निकालते हैं कुंडली में बताइए। ये तो सर याद रहे इसका। हम लोग D60 पे चल रहे हैं, आप ड्रेसकॉन को भूल गए हैं, ड्रेसकॉन को भूल गए हैं। सबसे पहले इसमें खरेस को देखिए। ठीक, खरेस के साथ आप देखिए 64वां नववांश। 64वां नववांश भी भूल गए होंगे आप। 64वां नववांश, नववांश कुंडली का अष्टम भाव का जो अधिपति होगा वही 64वां नववांश है। खरेस 22वां खरेस जो है उसे आप 8वें भाव से ले सकते हैं। 8वां भाव का जो अधिपति है रेस्कान का, वो खरेस होगा। नववांश चले गए। नववांश के साथ एक और नववांश में आते हैं जिन्हें हम कहते हैं 8वां नववांश, अर्थात आपके कुंडली में 8वें नववांश में जो ग्रह गया है। 8वां नववांश अर्थात 23.20 से 26.40 तक में जो भी ग्रह आपके कुंडली में इन अंशों पे हैं, इन डिग्रियों पे हैं, वो आपके 8वें नववांश में चले गए। जैसे इनके कुंडली में 26.23 में चंद्रमा है, वो 8वें नववांश में है। 25 25 24 पे गुरु हैं, वो 8वें नववांश में है। अब इनकी दशाएं जब भी इनके कुंडली में आएंगी तो इन दशाओं में इन्हें कष्ट प्राप्त होगा। एक खरेस है, 8वां नववांश में है, 64वां नववांश है। ये जो है वो इन्हें विशेष रूप में समस्या देगा। छठे का, 8वें का, 12वें का जो स्वामी है, छठे का, 8वें का और 12वें का जो स्वामी इस षष्ठीयांश कुंडली के अंतर्गत है वो इन्हें समस्या देगा। जैसे छठे का स्वामी कौन है? बुध है। 8वें का स्वामी कौन है? मंगल है। 12वें का स्वामी कौन है? गुरु है। अब इन्हें यह देखिए कि क्या इस षष्ठीयांश कुंडली वो पीड़ित अवस्था में है? 6 8 12 के स्वामी, तिक भावों के स्वामी। तो बुध लग्न में बैठे हैं, लग्न पे किसी की दृष्टि जा रही है, शुक्र की जा रही है और सूर्य की जा रही है। सूर्य त्रिकोण के स्वामी है, और शुक्र जो है वो 2 और 7 के स्वामी है। अर्थात इस अवस्था में बुध जो है पीड़ित अवस्था में नहीं है। अब पीड़ित नहीं होने के कारण विपिन जी आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है? अच्छा है या बुरा है? बहुत गुरुजी अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है, चलिए। सेल्स में तभी चल रहा है मेरा। अब वो अच्छा होने का कारण क्योंकि बुध वहां पे ठीक अवस्था में। अब दूसरा है 8वें का स्वामी। 8वें का स्वामी मंगल बैठा है शनि के साथ। क्या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं जीवन में? गुरुजी छोटे मोटे होते रहते हैं, बट मेरे को ज्यादा चोट लगती नहीं है। ठीक है, नहीं लगती है वो ठीक है, लेकिन चोट वगैरह लगते रहना एक चीज होती है क्योंकि मंगल शनि साथ में बैठा है।
और वहां पे एक चीजें और घटित होंगी, वो यह घटित होगा कि वहां बैठा कौन है, साथ में शनि बैठा है, अर्थात आपको चोटें तभी कम लगती हैं जब आप स्वयं ड्राइव कर रहे हैं या फिर स्वयं आप इन चीजों को कर रहे हैं तो, क्योंकि वहां गुरु जी शनि मेरे को वहां चोट जो बैठ। लगती है, हाँ, मतलब मैं खुद चलाता हूँ तो चोट लगती नहीं है, जब मैं पीछे बैठता हूँ तो चोट लगती है। मैं वही वही बता रहा हूँ, इसलिए ना, क्योंकि वहां दसम भाव का स्वामी बैठा है शनि, अर्थात जब आप कर्म कर रहे होते हैं तो चोटें आपको कम लगेंगी, चोटें आपको नहीं लगेंगी। और जब आप कर्म नहीं कर रहे हो तो ये पीड़ा आपको देगा, क्योंकि दसम का भी स्वामी वहां आ रहा है, साथ में चंद्रमा बैठा है। उसके बाद 12वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी क्या पीड़ित अवस्था में है या नहीं है? 12वें भाव का तो स्वामी गुरु, पीड़ित है। नहीं तो सर वो गुरु जी वो उच्च के नहीं है गुरु? गुरु उच्च के हैं लेकिन वो पीड़ित हैं। मंगल की दृष्टि भी जा रही है। बिल्कुल, मंगल की दृष्टि जा रही है, 1 और 8 के स्वामी है वहां। 1 और 8 के स्वामी मंगल है, मंगल की दृष्टि जा रही है। और गुरु मंगल का जो योग बन रहा है वो, तो जब गुरु की दशा आपके कुंडली में आएगी तभी आप यह गौर करेंगे कि आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आई हैं, अनेक प्रकार का नेगेटिव बदलाव आया है। जब गुरु की दशा आपके जीवन में लगेगी तो आप उस वक्त देखेंगे, समझेंगे। उसके साथ ही जैसे त्रिकोण के स्वामी की दशाएं हैं, वो अच्छी जाएगी, तो क्योंकि वह 5 गुना और बेहतर हो गए षष्टियांश में, ना कि वो खराब हो गए। उसके साथ जब आप अंतर्दशा को देखेंगे या प्रत्यंतर दशा को देखेंगे और जब गोचर को देखेंगे तो आप षष्टियांश को अवश्य ही उपयोग में लेंगे। जब आप अंतर्दशा को देखते हैं, जैसे अभी आपकी अंतर्दशा चल रही है शुक्र की 31 5 2024 से, और जी शुक्र गुरु जी। आपके षष्टियांश कुंडली में सप्तम में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। क्या 31 5 2024 से कुछ लर्निंग वगैरह आपका हो रहा है? गुरु जी ये मतलब एस्ट्रोलॉजी का ही कर रहा हूँ। वो कर रहे हैं, वो ठीक है। तो 31 5 से कुछ ज्यादा है या फिर पहले जैसा ही चल रहा है? नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ा है। इंटरेस्ट बढ़ा है। आपकी संतान है? जी गुरु जी। उन लोगों की शिक्षा कैसी चल रही है अभी 31 5 से? गुरु जी छोटे ही हैं, जैसे बेटा फोर्थ क्लास में तो हाँ ठीक सर। है, हम्म। और बेटी अभी छोटी है, 2 साल की भी नहीं हुई। हाँ, ठीक है, ठीक। तो ये चीजें यहाँ पे स्पष्ट हो रही हैं। तो तो ये गुरु जी जैसे हम्म, अ, जो नवम पूछिए। भाव का, जैसे आपका ने बताया था ना, त्रिकोण में तो 9वीं राशि है, तो उसके भी स्वामी गुरु हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर रिजल्ट वो मिक्स होगा गुरु की दशा में, क्योंकि अगली दशा गुरु की है मेरी। नहीं, गुरु की महादशा नहीं जाइए, अंतरदशा को देखिए। महादशा में मत जाइए। और अच्छा। रही बात अंतरदशा की गुरु की, तो गुरु की दशा जब आएगी तो वहां मंगल का प्रभाव जा रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि जा रही है गुरु के ऊपर। तो जब भी गुरु दशा में एक्टिव होगा तो वहां मंगल भी साथ में एक्टिव होगा। जी। तो अचानक बदलाव भी आपके जीवन में लेकर आएगा। और दूसरा क्या है, डिस्पोजिटर राहु केतु का, सभी ग्रह का तो डिस्पोजिटरशिप है ही, लेकिन राहु केतु का जो डिस्पोजिटरशिप होता है ना, बहुत कमाल का काम करता है। आप देखेंगे दशा चल रही है मंगल की, और काम जो है वो राहु का हो रहा है। जी। ठीक है। तो यहाँ पे मंगल जो है वो राहु का डिस्पोजिटर है, इस कारण से जब गुरु की दशा आएगी तो बुध जैसे जैसे एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, जी। और कोई व्यक्ति जो है वो कंटिन्यू 24 घंटे आपके निगाहें दिए हुए है कि भैया कहाँ कहाँ जाओगे, क्या क्या करोगे, हम सब देखेंगे और सब तुम्हारे साथ ही हम रहेंगे, तो क्या उस व्यक्ति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा गुरु। तो वैसे ही यहाँ पे आपकी गुरु की स्थिति है, जब मंगल कहीं भी जाए, जब गुरु कहीं भी जाएंगे तो वहां पे मंगल का प्रभाव निश्चित ही पड़ना है, वो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। ठीक है।
तो दशा पे हम बात कर रहे हैं, तो दशा को जब भी आप देखते हैं तो आप अंतरदशा और प्रत्यंतर दोनों दशाओं में इसे अवश्य लेकर चलिए, अर्थात षष्टियांश कुंडली को अवश्य लेकर चलिए। लेकिन सबसे ज्यादा इसका आप यूज करेंगे कहाँ? बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में, बीटीआर में। जैसे विपिन जी का है, ठीक है, तो समय निकल कर आया 12 बजे। अब विपिन जी से कुछ प्रश्न हमारे होंगे कुंडली को लेकर। जी गुरु जी। जैसे कुंडली को लेकर यह प्रश्न होंगे कि क्या इनका षष्टियांश कुंडली सही बना या नहीं बना, तो काउंटर प्रश्न मेरा इनसे ही होगा कि भाई ऐसा ऐसा आपका जीवन में हुआ, या कैसा जीवन आपका रहा है। जैसे बुध यहाँ बैठा है तो स्पष्ट बता रहा है, गुरु चतुर्थ में बैठा है तो, गुरु चतुर्थ में बैठा है और बैठा कहाँ का है? 12वें का स्वामी होकर बैठा है वो, और नवम का स्वामी, अर्थात जो भी लग्जरी या अन्य चीजें जब भी इन्हें प्राप्त तभी होंगी जब वे अपने घर से बाहर रहेंगे, अर्थात अपने जन्म स्थान से दूर रहेंगे, तभी वो सारी सुख सुविधा इन्हें प्राप्त होंगी। क्या ऐसा है या नहीं है, वो बताइए। जी गुरु जी, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं हूँ, 100 किलोमीटर दूर हूँ, पर दूर रह के ही हुआ है सारा। वातावरण चेंज है। हाँ, वातावरण थोड़ा चेंज है, हाँ, मतलब वो गांव था बस तो। वातावरण चेंज है, फिर आपका कल्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। हाँ जी। जैसे नदी पार हो जाए और हम शहर से जंगल में चले जाएं, तो वो भी चेंजिंग हो जाएगा, वो चेंज लेकर चला आएगा। एटमॉस्फेयर, वातावरण चेंज होना चाहिए, वो कितना भी दूर हो। ठीक है, तो जी इनसे जो कुछ प्रश्न हम पूछ रहे हैं उसके जो उत्तर हैं वो मुझे सटीक मिल रहे हैं, अर्थात जो मैं पूछ रहा हूँ उसमें इनका हाँ आ रहा है, अर्थात इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो समय है, बर्थ ऑफ टाइम, वो यही है, 12 बजे दिन में ही, ये निश्चित है। तो इससे हम बीटीआर भी कर लेंगे। इसके साथ हम बात कर रहे हैं दशा को लेकर, तो दशा आप समझ गए। उसके बाद अब आते हैं गोचर पे, तो गोचर में इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। सबसे पहले गोचर को लेते हैं। अंदर इनका लग्न कुंडली है, बाहर इनका, हाँ, अंदर बल सप्तमान से, 1 मिनट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम्म, इनकी कुंडली आप लोग बनाइए। पहले इनकी कुंडली रख लेते हैं, पहले इनकी कुंडली बनाइए, उसके ऊपर हम लोग गोचर को लगाएंगे। ठीक है, ये षष्टियांश को बनाना है, ना कि लग्न कुंडली को बनाना है। षष्टियांश कुंडली को बना लीजिए। और ए हाँ, और ये आज का गोचर है। हम्म, ठीक है। अब मंगल यहाँ तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य पंचम में गोचर कर रहे हैं। तो अभी जस्ट हमने इनसे पूछा कि भाई आपका शैक्षणिक जीवन कैसा चल रहा है, कुछ लर्निंग चल रही है, तो इन्होंने कहा हाँ। और यह जो सूर्य हैं वो पंचम में आए हैं 16 या 17 अगस्त से, तो 16-17 अगस्त से ज्यादा इनका रुझान आ गया होगा लर्निंग के ऊपर, कुछ खेल कूद के ऊपर इनका ज्यादा रुझान चला गया होगा। कुछ इनकी इच्छा जागृत हो रही होगी, चलो कुछ फिजिकल एक्टिविटी कुछ ज्यादा की जाए, ये सारी चीजें चल रही होंगी। मंगल तीसरे में गोचर कर रहे हैं, और इनके कुंडली के अंतर्गत मंगल कहाँ के स्वामी हैं? 1 और 8 के स्वामी हैं, षष्टियांश के अंतर्गत, वो तीसरे में गोचर कर रहे हैं। तो इनका डॉक्यूमेंट संबंधित कोई चीजें जो हैं वो अचानक ठीक हो जाएंगी या कोई फंस जाएगा। दोनों चीजें हमें यहाँ पे मिल रही हैं मंगल के साथ। मंगल लग्न के भी स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं, और
विशेषकर फिजिकली एक्टिविटी करने की इच्छा इनकी ज्यादा जागृत हो रही होगी कि चलो कुछ ज्यादा लिख लेते हैं या कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं। मंगल गोचर में अभी वहां चल रहे हैं, इस कारण से। बुद्ध चतुर्थ में चल रहे हैं गुरु के ऊपर। बुद्ध स्वामी कहाँ के हैं इनके कुंडली में? तो बुद्ध स्वामी है इनके कुंडली में तीसरे के और छठे के षष्टियांश के अंतर्गत। इसके प्रभाव से बुद्ध का चतुर्थ में आना यह स्पष्ट कर रहा है या इनके घर में किसी की सेहत खराब हो सकती है या इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही कोई कर्ज लिया हो। इसके साथ प्रमुख जो चार ग्रह हैं, शनि, गुरु, राहु और केतु, उसे देखिए, क्योंकि ये समय के साथ 1.5 साल रहेंगे। गुरु 1 साल रहेंगे। गुरु केतु के ऊपर चल रहे हैं दूसरे भाव में, और यह अभी 31 13 अप्रैल या 31 अप्रैल से परिवर्तन हुआ है। मुझे स्मरण नहीं है वो कब परिवर्तित हुए हैं गोचर में। उस वक्त से केतु के ऊपर गुरु का गोचर होना, दूसरे भाव में गोचर होना, यह स्पष्ट कर रहा है, गुरु केतु का योग संपादित हो रहा है, तो यह स्पष्ट कर रहा है कि यह व्यक्ति ज्योतिष की ओर ज्यादा रुझान होगा गुरु केतु के योग के कारण। दूसरा है, इन्हें धन की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन यदि वो सात्विकता के साथ रहें तब, ज्योतिष के साथ जुड़े रहें तो इन्हें धन की भी प्राप्ति इस समय हो सकती है। पारिवारिक संबंध जो है इनका वो ठीक रहेगा। मेरे गुरुदेव सदैव एक बात कहते थे गोचर को लेकर कि भाई, या तो फल पे छुरी गिरे या फल छुरी पे गिरे, कटना तो फल को ही है। वैसे ही केतु के ऊपर गुरु आए या गुरु के ऊपर केतु आए, कटना तो गुरु को ही है। कटना तो गुरु को ही है, अर्थात नवम भाव और द्वादश भाव संबंधित थोड़ी समस्या भी इन्हें मिल सकती है। केतु पे आते हैं तो केतु छठे भाव में बैठे हैं, तो छठे को वो एक्टिव करेंगे। छठे को वो एक्टिव करेंगे। राहु 12वें में जा रहे हैं, वो 12वें को एक्टिव करेंगे। छठा भी होगा एक्टिव, 12वां भी एक्टिव होगा, और साथ में इनका एकादश भाव भी एक्टिव अवस्था में आ रहा है। तो केतु के लिए हम यहाँ पे प्रेडिक्शन या इनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या आपने कोई कर्ज वगैरह लिया है केतु के पीरियड में? अभी हाल फिलहाल में तो गुरु जी कोई कर्ज नहीं लिया। अभी हाल फिलहाल नहीं, केतु अभी लंबे समय से चल रहे हैं वहां। 2023 के 30 अक्टूबर से चल रहे हैं। क्या कोई कर्ज आपने लिया है? नहीं गुरु जी, कर्जा तो नहीं लिया। छठे भाव संबंधित कोई एक्टिविटी आपने की? छठे भाव में तो गुरु जी जॉब का ही है, बल्कि जॉब में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं अभी। हाँ, जॉब में इशू कुछ चल रहे हैं, तो छठा भाव तो वहां तो तो छोड़ने का आ मन कर गया। रहा है जॉब में। ठीक है, जो छठा भाव आ गया वहां भी, हाँ जी। जैसे कर्ज भी आप लेते हैं तो वो नेगेटिव रूप से उसे एक्टिव कर देगा। नौकरी में समस्या आ रही है तो भी उसे नेगेटिव रूप से एक्टिव ही कर रहा है जॉब में। और जी जॉब गुरु जी। छोड़ने की आप सोच रहे हैं इसलिए क्योंकि आप जॉब से डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि वहां केतु गोचर कर रहा है। जी गुरु जी। ठीक है। राहु 12वें में है, बताइए राहु 12वें संबंधित कोई योग, कोई चीजें आपके साथ घटित हुई? कहीं कहीं घूमने गए आप? घूमने गया था बट अभी हाँ, मतलब टाइम हो गया। कितना? मई जून में गया 2000 था घूमने। 2023 के अक्टूबर के बाद आप घूमने गए हैं या नहीं? 30 अक्टूबर के बाद? नहीं गुरु जी, घूमने गया नहीं, बट मन बहुत कर रहा है, मतलब हाँ, तो हरिद्वार ऋषिकेश जाइए, गंगा जी में जाने का। जाइए घूम कर आइए फिर। तो योग जी चल गुरु जी। रहा है, घूम कर आइए। शनि एकादश में बैठे हैं और वो दशम के एकादश के स्वामी है, वहां वो गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि कहाँ जा रही है? शनि की दृष्टि लग्न पे जा रही है। थोड़े आप आलसी भी अभी हो रहे होंगे। जी गुरु जी बिल्कुल। डिसिप्लिन जो है वो थोड़ा भटक रहा होगा, ड्यूटी नहीं ठीक से है,
उसके साथ शनि की दृष्टि पंचम पे जा रही है, तो पांचवा भाव तो आप जी। एक्टिव कर रहे हैं, अच्छी अच्छी अवस्था में एक्टिव कर रहे हैं। उसके साथ शनि की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पे, अष्टम पे भी जा रही है। अष्टम पे जाने के कारण ही आप इन चीजों से अर्थात ज्योतिष से आप जुड़े हैं। ठीक है, तो ऐसे आप गोचर को भी इंक्लूड करके देखेंगे, खासकर षष्ठियांश कुंडली में, कि क्या षष्ठियांश कुंडली आपको गोचर को लेकर बता रही है। वो एक्यूरेट, विशेषकर चार ग्रहों पे फोकस करना है आपको, शनि, राहु, केतु और गुरु। गुरु और शनि के गोचर को यह मानिएगा, शनि और गुरु के गोचर को यह मानिएगा कि वो जहां भी जाएंगे उसे एक्टिव कर देंगे। ठीक है, जी एक्टिव गुरु कर जी। देंगे अर्थात गुरु कहीं जाएंगे या शनि कहीं जाएंगे तो उस घर को एक्टिव करके आगे बढ़ जाएंगे। वैसा नहीं है कि वो आपको अच्छा कर देंगे या बुरा कर देंगे, वो सिर्फ एक्टिवेशन के लिए काम करेंगे गोचर में, एक्टिव करके उस घर को आगे बढ़ जाएंगे। अर्थात वह साल आपके लिए उचित है उस कार्य को करना जो उस भाव को दे रहा है। जैसे अभी गुरु दूसरे भाव में है, केतु के ऊपर है, तो आपके लिए उचित है दूसरे भाव संबंधित कार्य इस वर्ष करना। शनि एकादश में है, तो उचित है आपको एकादश एकादश भाव संबंधित कार्य करना। और गुरु की दृष्टियां जा रही हैं 1, 5, 9 में, इसलिए कहा जाए कि आप जो हैं वो नौकरी छोड़ने की इच्छा तो कर रही है, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जब गुरु बैठ रहे हैं वहां दूसरे भाव में गोचर में, तो उससे पांचवी दृष्टि छठे भाव पे और 10वीं दृष्टि गुरु, उनकी 9वीं दृष्टि दशम भाव पे जा रही है। और यही योग के कारण आप नौकरी छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ने की इच्छा तो बहुत चल रही है लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गुरु आपको वहां बचा के चल रहा है कि हाँ बचे रहो, अभी मत छोड़ो। जी गुरु जी। ठीक है, तो गोचर को ऐसे हम उपयोग में लेते हैं। दशा को आपको अंतरदशा प्रत्यंतर दशा दोनों में लेके चलना है। जैसे प्रत्यंतर दशा, अब इस कुंडली पे पहले आप बताइए राहुल जी, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सही है या नहीं? कभी चेक नहीं किया सर ज्यादा अपना। अच्छा, अब चेक हो जाएगा। कभी चेक नहीं किया, ठीक है। आपका लग्न जो है, हाँ, चंद्रमा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने तो दो चीजों पे बात आपसे कर ली कि भाई लग्न और चंद्रमा, इन दोनों से संबंधित आपका जो है वो षष्ठियांशा होगा। इन दोनों के त्रिकोण में जो राशियां होंगी उससे ही संबंधित आपका षष्ठियांशा का लग्न होगा। लेकिन ध्यान यह आपको देना है कि लग्न मजबूत है या चंद्रमा मजबूत है। जैसे लग्नेश जो है वो आपको अच्छी अवस्था में मिल रहा है या चंद्रमा मिल रहा है। अब वो अच्छी अवस्था में कैसे देखना है, पीड़ित ना हो, स्वराशि हो, उच्च का बैठा हो, अपने मित्रों से उसका उसके संबंध बन रहे हो, त्रिकोण के भाव के स्वामी की दृष्टियां उस पर पड़ रही हो। तो इनके कुंडली में लग्न का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा दशम में बैठा है मंगल के साथ। मंगल जो है त्रिकोण के दशम भाव के स्वामी हो रहे हैं, जो अच्छी अवस्था में है। तो चंद्रमा संबंधित, चंद्रमा कौन सी राशि में बैठे हैं? एक राशि में बैठे हैं और उससे ही संबंधित इनका लग्न भी बन रहा है। तो इस अवस्था में इनका जो बर्थ ऑफ टाइम है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसके ऊपर हम प्रत्यंतर को कैसे हम लोग अक्ष वेदांश में लगाए थे, आप लोगों को याद होगा। अक्ष वेदांश में कैसे हम लोग लेके चलते दशा को, प्रत्यंतर दशा को, वैसे ही प्रत्यंतर को हम इसके ऊपर लगाएंगे। जैसे अभी राहु 29/7/2024 से चल रहे हैं। ठीक है, राहु 12वें में है, केतु यहाँ है। क्या राहु केतु से किसी का संबंध हो रहा है, कोई ग्रह का संबंध हो रहा है? राहुल जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, राहु केतु से किसी ग्रह का गुरु संबंध का हो सर, रहा है? गुरु का सर केतु पे जा रहा है ना। ठीक है, राहु का कोई संबंध हो रहा है? नहीं सर, राहु से नहीं हो रहा सर। कि कोई भी ग्रह का संबंध नहीं है? नहीं सर।
अच्छा, मंगल की 8वीं दृष्टि। अब तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि षष्टियांशा कैसे दशा में काम कर रहा है। ठीक है। जी बिल्कुल सर। जी। हाँ। शनि भी बकरी हो, बकरी तो लेते नहीं है अभी क्या, लेकिन जब बकरी होंगे तो वो चले जाएंगे 12 में। गुरु जी इसमें राहु की 9वीं दृष्टि सूर्य पे भी पड़ रही है ना? सूर्य। राहु की दृष्टियां नहीं देते हैं सर। राहु केतु की दृष्टि नहीं रहता है। नहीं, गुरुदेव जो हैं वो स्पष्ट मना करते हैं राहु की दृष्टि लेने को। वो कहते हैं राहु की दृष्टि नहीं होती है, ना ही केतु की दृष्टि होती है। जी गुरु जैसे, जी। हाँ, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जब हम ज्योतिष का प्रारंभ किए थे, आज भी तो प्रारंभ ही है, अंत कहाँ है इसका। तो उस वक्त जब हमें पढ़ाया गया, तो उस वक्त हमें यही पढ़ाया गया कि राहु की जो दृष्टियां होती है वो 9 होती है। मतलब 3 दृष्टियां होती हैं, 1, 5 और 9। ठीक है। अब इस चक्कर में हम जिस भी कुंडली को उठाए, जो भी कुंडली मेरे सामने आई, और उस कुंडली में, और उनका यही स्पष्ट गोचर विशेष उनका फोकस था गुरुदेव का। अब गुरुदेव स्पष्ट कहते थे यह, जिनसे सबसे पहले मैंने ज्योतिष की शुरुआत की। वो यह कहते थे कि गोचर में राहु और केतु का जहां गोचर चला गया, वो भाव जो है वो पीड़ित अवस्था में हो जाएगा। वो सत्य है, होता भी है। ठीक, जहां राहु, जैसे अभी केतु आपके छठे में गोचर कर रहे हैं, विपिन जी, तो आपको नौकरी में समस्या मिल रही है। राहु 12वें में है, वहां आपको समस्या मिल सकती है। उसे हम यूटिलाइज कैसे करते हैं वो आप लोगों को भी पता है। तो अब वहां हमें दृष्टि भी देखनी है कि भैया राहु और केतु की दृष्टि भी है। तो एक बात आप स्पष्ट कीजिए कि व्यक्ति पूरे जीवन कभी सुखी रह पाएगा यदि राहु और केतु की दृष्टि हम गोचर पे लगा लेते? बताइए, नहीं गुरु जी। रह पाएगा सुखी? नहीं, नहीं। बिल्कुल। आज कोई समस्या, कल कोई समस्या। एक व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा संबंध है उनसे हमारा। उनकी कुंडली मेरे पास आई और उस वक्त हम ज्योतिष की शुरुआत में थे। उनकी कुंडली आई और इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे थे, राहु और केतु को। उनका प्रश्न था, भैया मेरा अच्छा समय कब आएगा? और उनका अच्छा समय हम ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। भाई इसके बाद राहु यहाँ जाएंगे, इसके बाद राहु यहाँ जाएंगे, उसके बाद राहु यहाँ जाएंगे। जहां भी जाएंगे वो अपनी दृष्टियां डालेंगे। जैसे अभी यहाँ है, सपोज करते हैं कि अभी राहु जो है वो 12वीं राशि में है। अब 12वीं में है तो इन्हें अष्टम भाव संबंधित पीड़ा होगी, चतुर्थ भाव संबंधित पीड़ा होगी। उसके बाद फिर वो नीचे आ जाएंगे तो फिर पत्नी संबंधित समस्या आ जाएगी, इच्छा पूर्ति नहीं होगी। तृतीय भाव संबंधित डॉक्यूमेंटेशन में परेशानी आ जाएगी। फिर वो नीचे चले जाएंगे तो 2, 6, 10 धन की समस्या हो जाएगी, नौकरी में समस्या हो जाएगी, कर्म ठीक नहीं चलेगा। तो क्या ये संभव है कि व्यक्ति पूरे जीवन परेशान रहे? यदि एक की कुंडली न है, सभी कुंडलियां हैं और सभी कुंडलियों में राहु गतिशील ही है। वो ऐसा नहीं है कि विपिन जी के कुंडली में जाके बैठे हैं आराम से कि नहीं इनके कुंडली में नहीं चलना है, और राहुल जी की कुंडली में जाके कहें कि नहीं नहीं इनके कुंडली में तो पूरी चक्कर लगाना है पूरे 12 भाव का। ऐसा तो है नहीं। तो इस कारण से दृष्टियों को गुरुदेव सदैव कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, वो लेते भी नहीं है। वो इसलिए जहां से हम ज्योतिष को समझ पाए कि ज्योतिष क्या है, इस कारण से हम दृष्टि को नहीं लेते हैं। तो राहु केतु की अभी हम बात, गोचर पे भी हम बात कर रहे थे। तो इनके कुंडली में भी गोचर लगाइए तो चीजें बहुत। अभी हम दशा पे बात कर रहे थे, तो दशा को अभी हमने एक देखा। जैसे उससे पहले इनकी दशा रही, चंद 5/7/2024 से 29/7/2024 तक मंगल की। मंगल इनके कुंडली में षष्टियांश में इन 2 भावों को रूल कर रहे हैं और साथ में पंचम भाव को रूल कर रहे हैं। तो यह समय इनके लिए, ज्योतिष के लिए, एक बदलाव के लिए अच्छा समय रहा होगा। उसके साथ पीछे जाते हैं तो 1/6, एक लंबा पीरियड कोई हमें मिल जाए प्रत्यंतर दशा में, उसे देखने में ठीक रहेगा। शुक्र का 5/3/2024 से 12/5/2024 का शुक्र रहे। शुक्र बैठे हैं गुरु के साथ में, और गुरु इनके कुंडली में इन 2 भावों को रूल कर रहे हैं।
राहुल जी, आपने एडमिशन कब लिया था? 4 महीने हो गए, 4-5 महीने। क्या 5 मार्च या अप्रैल में? हाँ, लगभग। अब मार्च अप्रैल क्यों आ रहा है यहाँ? 9 और 12। 12वां भाव आ गया, अर्थात कैलिफोर्निया आ गया या विदेश आ गया। ठीक है। 9वां भाव उच्च शिक्षा आ गई। ऐसे दशा को लेते हैं। और बहुत से चीजें हमने कल, अब परसों आपसे बात की थी कुंडली के अंतर्गत कि क्या क्या चीजें हम देखते हैं। आप बताते जाइएगा, फिर उस पर हम बात करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो फिर हमारे स्मरण से निकल जाए, फिर वो आज भी चीजें छूट कर रह जाएंगे। गोचर। अभी चंद्रमा कहाँ चल रहे हैं वो देखिए। चंद्रमा इनके कुंडली में दूसरे भाव दूसरे में भाव। चल रहे हैं। ठीक है। क्या दूसरा भाव, गुरु शुक्र हैं, दूसरा भाव वहां बैठा है, गुरु शुक्र संबंध, अर्थात चार भाव इसमें आ रहे हैं। दूसरा भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव। विशेष रूप में देखेंगे तो दो भाव को लेकर चलेंगे हम, सप्तम को और नवम को, क्योंकि ये दोनों मूल त्रिकोण राशियां दोनों ग्रहों की हैं, अर्थात दूसरा भाव, सप्तम भाव, नवम भाव। क्या इन सभी भावों का यूज आपने अभी 1-2 दिन के अंदर किया है? दूसरा भाव का, सप्तम का, नवम का, 12वें का, बताइए। दूसरे का, सप्तम का, नवम का। दूसरा भाव धन है, सप्तम हम्म। भाव बिजनेस, दाम्पत्य जीवन। हम्म। नवम भाव जो है सो एक तरीके से देखा जाए तो भाग्य है। और हम्म। अन्य तरीके से जैसे हम पूर्वज को देखते हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद, इन चीजों को देखते हैं। 12वां भाव जो है वो, 12वां भाव का एक तो यूज हुआ है, हॉस्पिटल है। बिल्कुल। ठीक बिल्कुल है। सर, हुआ। हाँ, हम्म। तो ये चीजें अब गुरु के ऊपर है। गुरु किसका कारक है वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो हम्म। बहुत माइनर, छोटी से छोटी चीजें आप अच्छे से यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर हमने बात की थी दान किसका करना है, तो जो ग्रह आपके षष्टियांश कुंडली में खराब अवस्था में बैठे हैं, क्योंकि 5 गुना खराब हो रहा है वो, एक नहीं है। हम्म। जैसे इनके कुंडली में आप ले लीजिए शनि। शनि मेष में बैठे हैं, नीच के हैं। नीच उच्च पे तो भाई ज्यादा विशेष हम लोग बातचीत करते नहीं है। शनि के ऊपर किसी की दृष्टि जा रही है, किसी की दृष्टि नहीं जा रही है शनि के ऊपर। नहीं सर। ठीक है। और कोई ग्रह जो इनके कुंडली में अच्छी अवस्था में ना हो, दो बातें समझिए यहाँ। जैसे शनि लग्न में बैठा है, या तो ये डिसिप्लिन, ड्यूटी और कर्म, इन तीनों को लेकर बहुत पॉजिटिव होंगे, अर्थात बहुत बेहतर होंगे अपने जीवन में कि हाँ, मुझे अपने डिसिप्लिन को, ड्यूटी को, कर्मा को, तीनों अच्छे से करना है। शनि यहाँ अच्छी अवस्था में है, तब ये चीजें हम्म। रहेंगी। यदि शनि अच्छी अवस्था में इनके कुंडली में नहीं होता, तो डिसिप्लिन इनका नहीं होता, ड्यूटी नहीं होता, कर्म इनका नहीं होता। तो जैसे जब जहाँ जब जितने समय से इनसे हमारा संपर्क है और जब से इन्हें हम जान रहे हैं, उसके अनुसार हमें या तो स्पष्ट होता है कि ये डिसिप्लिन के पक्के व्यक्ति हैं, ड्यूटी से अपने सभी कार्य को भी करते हैं, कर्मा भी ठीक है। और शनि भी यहाँ हमें कुंडली में ठीक अवस्था में दिख रहा है। एक तरीके से हम इसे बीटीआर भी कर रहे हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी कर रहे हैं कुंडली देखने के साथ साथ। गुरु, क्या गुरु पीड़ित अवस्था में है? तो गुरु भी यहाँ पे पीड़ित अवस्था में नहीं है, क्योंकि शुक्र दूसरे और सातवें के स्वामी है और कोई चीजें नहीं दिख रही है। तो गुरु भी यहाँ पे ठीक अवस्था में है। गुरु ठीक अवस्था में होने के कारण दूसरा भाव है, अर्थात इनकी वाणी। दूसरा भाव क्या है? वाणी है। वाणी के साथ
हम जो जिन चीजों को ग्रहण करते हैं वो दूसरा भाव हमें दर्शाता है। तो किसी चीज को जब इन्हें ग्रहण करना हो तो इन्हें आसानी से हो जाता होगा, उस पर कोई कठिनाइयां इन्हें नहीं आती होंगी। जैसे धन की जब आवश्यकता हो तो वो पूर्ण हो जाता हो, उसमें कोई विशेष चीजें उसमें नहीं लगती होंगी। गुरु भी ठीक अवस्था में है। शुक्र की बात करें तो शुक्र भी यहाँ ठीक अवस्था में है। उसके बाद बुध की बात करें तो बुध भी ठीक अवस्था में है, बुध पे किसी की दृष्टियां नहीं है। मंगल की, तो मंगल भी यहाँ ठीक अवस्था में है। केतु ठीक है, केतु भी ठीक अवस्था में है। सूर्य जो है वो ठीक अवस्था में नहीं है, एक अष्टम में है और एक चौथे में चले गए हैं। ये अष्टम में है और मंगल की चौथी दृष्टि वहां जा रही है, और मंगल अष्टम का स्वामी भी है। इस कारण से इनके पिता का जो जीवन होगा वो संघर्ष में बीता होगा। कैसा है वो बताइए राहुल जी बिल्कुल आप। सही बात है। ठीक है। दूसरा, आप षष्ठीयांश कुंडली में ग्रह को देखकर उसके कारक को भी आप समझेंगे। सिर्फ ग्रह को देखिए और उससे समझ लीजिए कि भाई इस ग्रह के कारक की क्या अवस्था है। जैसे सूर्य पीड़ित है, तो सूर्य पीड़ित है तो निश्चित ही है कि आपका जो है वो क्या कहा जाए, हाँ, कहीं ना कहीं कहीं आपको डी फेम भी होना पड़ता है, कहीं बहुत फेम भी मिल जाता है। सरकार संबंधित थोड़ी समस्याएं भी जीवन में आ जाती हैं, तो कभी और चीजें भी घटित होती हैं। ठीक है। जी अब इनके कुंडली में खूबसूरती यह है। जी। जी सर। तो इसके बाद इनके कुंडली में यह खूबसूरती है कि चतुर्थ भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ में आया है, माफ कीजिए पंचम में आया है, पंचम का स्वामी अष्टम में गया है, जो राशि परिवर्तन योग बना रहा है और एक तरीके से ज्योतिष के लिए बहुत बड़ा योग बना रहा है। ठीक है। तो ज्योतिष में जो इनकी समझ है, जो हम जिन जब जब से इन्हें हम समझ रहे हैं या जान रहे हैं, तब से अभी तक में ज्योतिष पे जो सबसे ज्यादा पकड़ इनकी हुई है, हमें नहीं लगता है कि क्लास में किसी और की उतनी अच्छी पकड़ होगी। आवाज जा रही है ना हमारी। जी गुरु जी। जी जी। राहुल जी की जो पकड़ हुई है वो और किन्हीं के पकड़ नहीं वहां तक पहुंच पाई है, तो वो षष्टियांश का ही कमाल है, षष्टियांश ही वहां कर रहा है। अब केतु छठे में बैठा है तो इन्हें सेवा करनी चाहिए ज्योतिष से ही लोगों की, तो बहुत हद तक इनका ज्योतिष सार्थक हो जाएगा। इनके षष्टियांश कुंडली में एक और योग हमें देखने को मिलता है, गुरु शुक्र और केतु का योग, जो बहुत ही अच्छा योग है। अर्थात आप लोगों की सेवा कीजिए ज्योतिष के माध्यम से, लेकिन कभी ज्योतिष को धन कमाने का जरिया नहीं बनाइए। जी क्योंकि गुरु शुक्र और केतु जब यहाँ उपस्थित हैं तो धन तो आपको नहीं मांगने पे भी आपको धन बहुत मिल जाएगा इससे। लेकिन जिस व्यक्ति को आप मिट्टी भी उठा कर दे देंगे ना, उसका कल्याण हो जाएगा, वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। आप कोई उपाय बता देंगे, वो उपाय उसका काम करेगा, वो अच्छा है आपके लिए। ठीक है। दान पे बात कर रहे थे तो इनके कुंडली में तो हमें दान से संबंधित एक ही ग्रह दिख रहे हैं जिसका दान इन्हें करना चाहिए, वो सूर्य का। सूर्य संबंधित दान करें, सूर्य के लिए आप कोई अनुष्ठान वगैरह करें, इनके मंत्र जप आप कर सकते हैं। दान के बाद अब आता है मंत्र जप। तो सूर्य का एक मंत्र जप इसलिए मैंने आपको बताया कि वो उसकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो ठीक हो पाएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ 5 गुना ज्यादा नकारात्मक हो रहा है। लेकिन ज्योतिष से जुड़े हैं तो बहुत हद तक चीजें आपकी ठीक रहेंगी।
उसके साथ दूसरा आ रहा है, वही दान तो हो गया, दान के बाद हम मंत्र जप किसका करें? तो जो आपके षष्ठ्यांश कुंडली में बहुत अच्छी अवस्था में बैठा है, त्रिकोण पंचम से और नवम से संबंध बना रहे ग्रह जो सात्विक हैं। सात्विक ग्रह कौन कौन से हैं? सात्विक ग्रह कौन कौन से हैं? सात्विक से चंद्रमा, गुरु और शुक्र। गुरु शुक्र। पुनः दोहराइए। चंद्रमा गुरु गुरु चंद्रमा गुरु। चंद्रमा। शुक्र। जी सर। चंद्रमा गुरु शुक्र सात्विक हैं। सूर्य भी सात्विक है गुरु जी। शुक्र तो राजसिक है ना। वही तो हम कह रहे हैं, शुक्र को कहाँ लेके आ रहे हैं? चंद्रमा। राजसिक हो जाएगा सर। हाँ, चंद्रमा, गुरु और सूर्य, ये तीन सात्विक प्लैनेट है। तो आपके कुंडली में पंचम से और नवम से संबंध बना रहे सात्विक प्लैनेट में जो अच्छी अवस्था में है वो गुरु है। तो गुरु के मंत्र जब आपके लिए लाभदायक रहेंगे। फिर पंचम भाव का जो अधिपति है, पंचम भाव का, पंचम से पंचम का जो अधिपति है, पंचम का जो अधिपति है, उसके मंत्र जप आपके लिए लाभदायक होंगे। जैसे सूर्य है और गुरु हैं, उनके मंत्र जप आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेंगे। उनके मंत्र जप आप कीजिए। कौन से देवता की पूजा करें? तो षष्ठ्यांश कुंडली में देखिए, यही तीन ग्रहों, यही तीन भाव पे फोकस करना है और किसी भाव के ऊपर नहीं जाना है इसमें। तीन जो आपके लग्न हैं, पंचम और नवम, विशेषकर पंचम और नवम। अष्टम भाव आपका कर्म का कुंडली है, और उससे दसम जो है वो, उससे जो माफ कीजिएगा, अष्टम भाव जो है वो आपका पूर्व जन्म की कुंडली है, और उससे दसम जो है वो आपके कर्म की कुंडली है। तो जब हम कर्म को ठीक कर रहे होते हैं या कर्म को बेहतर कर रहे होते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों को, तो हमें पंचम को संभालने की आवश्यकता है। और हमें या हमारी कुंडली को शक्ति प्रदान कौन करता है? कौन सा भाव ऐसा है जो हमें शक्ति देता है? बताइए। कौन सा भाव है? गुरु जी नवम तो नहीं है। राहुल जी आप बताइए कौन सा भाव है? नौ में होगा ना सर, भाग्य हमारा तो वही डिसाइड करता है ना। हम शक्ति की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे सर, हैं, लगन। हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे जीवन को चलाने में सहायता करता है। शक्ति क्या है? शिव और शक्ति है ना। शक्ति क्या जी है? सकते। शक्ति है कि शिव को चलने में सहायता प्रदान करते हैं, वही शक्ति है। हम्म। शक्ति अर्थात दूसरा भाव। दूसरा। यदि दूसरा भाव नहीं जीवन में रहे तो क्या हम चल पाएंगे? नहीं सर। कुछ भी हो पाएगा हमारे जीवन में? भाग्य काम करेगा? नहीं करेगा। हम्म। तो दूसरा भाव, अष्टम से दूसरा कौन है? नवम है। और अष्टम से नौ। दसम कौन है? पंचम है। तो इसलिए इन दो भाव जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन दो भाव संबंधित आप देवता की पूजा कीजिए। इन दो भाव को ही लेके चलना है, जितना ज्यादा आप यूटिलाइज कर लीजिए वो बहुत बेहतर है। जैसे आपकी कुंडली में अष्टम से दसम के दसम में मंगल बैठे हैं और अष्टम के ही स्वामी होकर बैठे हैं, वो यह इंडिकेट कर रहे हैं कि यह व्यक्ति या तो पूर्व जन्म में ज्योतिष से जुड़ा होगा, या यह व्यक्ति पूर्व जन्म में अनैतिक कार्य किए होंगे। ठीक है। मंगल का वहां होना यह भी है कि आप लॉजिकली बहुत बेहतर हो सकते हैं, जो आप सामने प्रस्तुत हुए होते हैं, दिखते भी हैं। तो ये चीजें भी सामने आती हैं। मंत्र जप हो गया। देवता का चयन आप नवम भाव से करेंगे। मंत्र का चयन आप पंचम से कीजिए। देवता का चयन आप नवम से करें कि नवम भाव के अधिपति कौन है, उसके उस देवता की पूजा करनी है। पंचम के जो अधिपति हैं, उससे जो देवता संबंध में आ रहे हैं, उस देवता के आपको मंत्र जप करने हैं। अब जैसे षष्टियांश है, एक मिनट।
आवाज आ रही है? जी गुरु जी। नहीं सर, आ रही है। वो थोड़ा वाईफाई का नेटवर्क का इशू था इसकी जी। जैसे षष्ठीयांश जो है वो 60 भागों में विभक्त है, अर्थात इसके 60 भाग हैं। जैसे नवांश है वैसे ही इसके षष्ठीयांश के 60 भाग होते हैं। तो ये 60 भाग कैसे कार्य कर रहे होते हैं उसे एक बार समझ लें। इसके एक अलग अलग देवता हैं और देवता के साथ इसकी अलग अलग डिग्रियां भी हैं। 60 भाग में जब राशि को आप तोड़ेंगे तो एक भाग कितने कितने डिग्री का होगा? 0.30 होगा ना? जी सर। तो 0.30 के अंतर्गत तो इसके 60 भाग हुए। तो इसके अलग अलग देवता हैं और अलग अलग देवता अपने नाम के अनुसार कार्य करते हैं। इसे लिख लीजिएगा, जो 60 देवता हैं उसे, या फिर हम इसे ग्रुप में ही डाल देंगे, ठीक है? ग्रुप में डाल देंगे लिस्ट को, आप उस लिस्ट को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वो ठीक रहेगा। जैसे पहला देवता जो है वो घोड़ा है, दूसरे देवता राक्षस हैं, तीसरे देव हैं, चौथा कुबेर है, पांचवा यक्ष है, 10वां देवता जो है वो अग्नि। अग्नि कौन हो गए? जो 5 डिग्री से पे हैं, मतलब 5 डिग्री से 5 डिग्री 30 सेकेंड 30 मिनट तक जो भी ग्रह आपके लग्न कुंडली में हैं वो किस में चले जाएंगे? वो अग्नि में चले जाएंगे। अग्नि क्या है? ज्वलनशील है। और ज्वलनशील होने के कारण, जैसे इस कुंडली में सबसे पहले देखते हैं कोई ग्रह जो 5 डिग्री का हो, 5.5 डिग्री का शुक्र है, ठीक है? अब शुक्र कहाँ गए हैं? अग्नि में गए हैं। अब अग्नि ज्वलनशील है, तो वहां चीजें क्या होंगी? शुक्र पत्नी है, शुक्र धन है, शुक्र पैसन है, इन चीजों पे अग्नि का प्रभाव होगा। जैसे 17वां जो देवता है वो आपके आते हैं 0.8.30 मिनट से 9 डिग्री तक अमृत आते हैं, जो 17वें देवता हैं। अब इस डिग्री के बीच में, अर्थात 8:30 से 9 डिग्री तक में जो भी ग्रह आएंगे वो अमृत में चले जाएंगे। अब अमृत कैसा है? अमृत कैसा है? तो अमृत चंद्रमा है। जैसे चंद्रमा को हम रीड करते हैं वैसे अमृत को रीड करेंगे। तो स्वच्छ है वो, सात्विक है। उस डिग्री के अंतर्गत जो ग्रह चले जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? चंद्रमा ऐसे स्वच्छ हो जाएंगे और सात्विक हो जाएंगे। उसके साथ ही जैसे मरुत है, तो मरुत देवता 49 होते हैं। और मरुत जो देवता हैं वो भागवत महापुराण के अंतर्गत उनका वर्णन आपको मिलेगा। ऐसा आप इंटरलिंक करेंगे मंगल से, जैसे मरुत है वैसे ही मंगल है। मंगल अग्नि है, और मरुत जो आते हैं वो 7 डिग्री से 7.5 डिग्री के बीच में आते हैं। तो ये कितना माइनर लेके जा रहा है। अब मान लीजिए किसी के कुंडली में, षष्ठीयांश कुंडली में बहुत खराब योग बैठे हैं, कोई अच्छे योग नहीं आ रहे हैं, बहुत खराब योग सब बैठे हैं, और उसमें भी है वो कैसे कार्यरत होगा, या वो हम देख रहे हैं कि उसका जो जीवन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा क्यों चल रहा है? तो उसमें आपको दिखेगा कि उसका जो लग्न है ना वो अच्छे षष्ठीयांश में जाके बैठा है। जैसे 17वां षष्ठीयांश अमृत है, उसमें जाके बैठा है। जैसे इनका जो है वो 4:33 से पुष्य नक्षत्र में आ रहा है, तो 4:33 से आ जाते हैं गरल,
गरल जो हैं वो, गरल भी अच्छे हैं, देवता जो है वो अच्छी अवस्था में है। तो गरल में आने के कारण इनके षष्टियांश कुंडली में जितने भी योग बने होंगे बुरे योग, वो कम प्रभावशाली हो जाएंगे, वो उतने प्रभावशाली नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहां पे गरल आ रहा है। लेकिन किसी का षष्टियांश जो है वो अच्छी अवस्था में ना हो, षष्टियांश का लग्न, जैसे काल है, काल आपका आ जाता है 7.30 से 8 डिग्री तक। अब जिसका 7.30 से 8 डिग्री का लग्न होगा उसका काल का षष्टियांश बनेगा, और जिसका काल का षष्टियांश बनेगा उसके साथ क्या चीजें घटित होंगी, वह कोई भी कार्य करेगा तो वहां समस्या है। काल किस ग्रह से आप लेते हैं? शनि से। आप यह गौर कर रहे होंगे शनि और मंगल को हम ज्यादातर यहाँ पे खराब चीजों में लेकर चल रहे हैं, जो चीजों को खराब कर रहे हैं। आपके षष्टियांश कुंडली में शनि की राशि में और मंगल की राशि में जो भी ग्रह बैठ जाएंगे वो आपके लिए थोड़ा समस्यादायक हो जाते हैं। जैसे इनके कुंडली में, राहुल जी कुंडली में चंद्रमा 10वीं राशि में बैठा है, 10वीं राशि में बैठने के कारण वो क्या करेगा, वो थोड़ा समस्यादायक इनके लिए हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। जैसे भावनात्मक रूप से आप कैसे हैं राहुल जी? थोड़ा कमजोर। वो कमजोर कौन करता है आपको कुंडली के अंतर्गत? चंद्रमा जो शनि की राशि में बैठा है। अब मंगल की राशि में सूर्य बैठा है तो सूर्य पे हमने बात कर ली। तो मंगल और शनि की राशि में जो ग्रह बैठे हैं उस पर भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता षष्टियांश के अंतर्गत रहती है। जैसे जो 60वें देवता है वो चंद्र रेखा है, जो 60वें देवता है वो चंद्र रेखा है। अब चंद्र रेखा क्या है? अच्छे देवता है, जैसा नाम वैसा गुण, वैसे ही लेके चलिएगा इसे। तो चंद्र रेखा अच्छे देवता होने के कारण जिस भी व्यक्ति के कुंडली में 29 30 से 30 डिग्री तक में लग्न होगा उनके लिए वो ठीक है। अब जिनके लिए यक्ष हैं, यक्ष अच्छे देवता हैं, इन सब का लिस्ट आपको हम ग्रुप में डाल देंगे, उसके अनुसार आप अच्छे से विश्लेषण इसका भी कर पाएंगे। 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, 1 5 9 धर्म त्रिकोण। यह देखिए कि आपके षष्ठियांश कुंडली में धर्म त्रिकोण में सबसे ज्यादा ग्रह आ रहे हैं या कम आ रहे हैं। यदि आपके धर्म त्रिकोण में सबसे ज्यादा ग्रह आ रहे हैं तो धीरे धीरे आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। 2 6 10 में सबसे ज्यादा ग्रह आ रहे हैं तो आप उस ओर चले जाएंगे। 3 7 11 में आ रहे हैं तो उस ओर चले जाएंगे। 4 8 12 में आ रहे हैं तो आप उस ओर चले जाएंगे। उपाय या यूटिलाइजेशन लग्न के समान ही वर्ग सृष्टि को भी रखा गया है, इसलिए आप दोनों के अंतर्गत आप उपाय भी कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। वर्ग सृष्टि षष्टियांश से भी आप उपाय करेंगे, कोई बाधा नहीं है, कोई ये नहीं है यहाँ उपाय नहीं करनी है। जैसे राहु का नक्षत्र, केतु का नक्षत्र, शनि का नक्षत्र और सूर्य का नक्षत्र। सूर्य को कम लीजिएगा, लेकिन राहु केतु और शनि को 3 अर्थात 9 नक्षत्र आपके मिल गए। इन 9 नक्षत्र में आपके कुंडली में जो भी ग्रह गया हो वो यदि षष्टियांश कुंडली में जाकर पीड़ित हो रहा हो तो वो आपके लिए समस्यादायक ही है, वो समस्या ही आपको देगा। जैसे शुक्र पक्ष में है, गुरु पक्ष में है, केतु पक्ष में है, ये तीनों षष्टियांश में पीड़ित अवस्था में है
तो तीनों में से कोई भी षष्टियांश पे पीड़ित नहीं हो रहे हैं। सूर्य अश्लेषा में आ रहा है, वो भी ठीक है। शनि पूर्वा फाल्गुनी है। तो ये चीजें भी ठीक है। तो ऐसे हम षष्टियांश को समझते हैं। कोई प्रश्न है आपका षष्टियांश को लेकर तो बताइए। गुरु जी एक बार मेरा बता रहे थे कि किसके मंत्र जाप ठीक रहेंगे। ठीक। जैसे आपकी कुंडली है, तो आपकी कुंडली में षष्टियांश में देखिए पंचम का स्वामी सूर्य है। शुक्र के साथ बैठा है अच्छी अवस्था में। आप सूर्य के मंत्र जप अर्थात भगवान सूर्य के मंत्र जप कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। आप इसमें लक्ष्मी नारायण योग को, जो विष्णु लक्ष्मी योग है, लक्ष्मी नारायण योग है, इन सभी योग को देखेंगे। ठीक है। तो सूर्य के मंत्र जप आपके लिए ठीक है। देवताओं में है तो आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की पूजा कीजिए, आपके लिए वो ठीक रहेगा। नृसिंह अवतार क्यों? क्योंकि वहां आपके नौ में चंद्रमा, शनि और मंगल तीनों आ रहे हैं। तो आप भगवान के नृसिंह अवतार की पूजा, भगवान शिव के मंत्र जप और दान यदि आपको करना हो तो आप दान मंगल शनि दोनों का कीजिए। मंगल का, शनि का, ये दोनों का दान कीजिए, आपके लिए वो श्रेयस्कर रहेगा, ठीक रहेगा। सभी राजयोग को लगाकर देखिएगा इसके ऊपर, राजयोग कैसे कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको राजयोग कार्य करते हुए दिखेंगे। जैसे गुरु जी इसमें सूर्य नीच के हैं तो उसका भी कोई फर्क वो पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है। जैसे इस कुंडली में माइंड, छोटी से छोटी चीजें आपको फर्क पड़ेगी, बहुत छोटी चीजें, क्योंकि वो 5 गुना बड़ा बन जाएगा इसमें। 5 कुंडलियों की ताकत इसको मिल जाएगी, तो समस्यादायक हो जाएगा आपके लिए। और क्योंकि सूर्य जैसे लग्नेश भी हैं D1 के। ठीक है, सूर्य, हाँ ठीक है। और आपके इस षष्टियांश कुंडली में पंचम और सप्तम का स्वामी दोनों का संबंध बन रहा है, सूर्य और शुक्र का। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ना कि बुरा रहेगा। सूर्य और शुक्र का संबंध जो है वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। एक धन योग को बना रहा है। तो इनकी दशा आपके जीवन में अच्छी जाएगी। 31/5/2024 से कैसी चीजें आपकी चल रही हैं, ठीक है विपिन जी? विपिन जी आप सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी बीच में आवाज शायद मेरा नेटवर्क का इशू हो गया था। हाँ, 31/5/2024 से आपका कैसा चल रहा है? गुरु जी जॉब के लिए तो थोड़ा इशू चल रहा है। जॉब में इशू चल रहा है, लेकिन ऐसे कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है? बाकी तो नॉर्मल है, हाँ जी। चलिए, और कोई आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताइए। और आप इसमें उस दिन बोल रहे थे जो, हम्म, जैसे कि आपने बताया था कि 12 जन्मों तक हम अपने को देख सकते हैं इसमें, बिल्कुल। पर उसमें जो हम अष्टम को कन्वर्ट करके ही देखना पड़ेगा ना, जैसे कि इस जन्म के लिए हम जैसे अष्टम को चले गए। देखिए, ये जो 12 जन्म तक हम देखेंगे, वो आपका षष्टियांश को पहले हम यहाँ लगा देते हैं। पहले पहला ये जन्म तो सुधर जाए, 12 जन्म तो चलेंगे ही। ये आपका षष्टियांश हो गया, ठीक है। अब इस षष्ठियांश के अंतर्गत आपका एक पूर्व जन्म की कुंडली बन गई, ठीक है। अष्टम जी भाव को हम लग्न बना लिए, पूर्व जन्म की कुंडली बन गई। अब पूर्व जन्म के अंतर्गत आपके अंदर क्या चीजें थी उसे समझेंगे। जैसे सूर्य लग्न में बैठा है, आप एक राजा के तरह जीवन को आज भी जीना चाहते हैं। क्या मैं सही हूँ वो बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर।
अब एक राजा का जी जीवन चल सूर्य लग्न में बैठा है, दशम का स्वामी बैठा है। आप एक चाहते हैं कि भाई मैं एक दंडाधिकारी बन जाऊं, कोई कुछ हम्म, बोले तो उसे मैं दंड दे सकूं। ठीक है, ये चीजें आप अपने अंदर रखना चाहते हैं। उसके साथ चंद्रमा तीसरे में बैठा है। आप यात्रा आपके जीवन में बहुत रहेंगी, यात्रा आप करेंगे। राहु पंचम में बैठा है। बुद्धि आपकी बहुत तीक्ष्ण होगी। और मैं तो यह कहूंगा कि भाई आप किस व्यक्ति से क्या बोलेंगे, हम्म, उस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आएगा कि आप उस व्यक्ति से क्या बात किए और क्या चीजें उसके साथ घटित हुई। तो फिर उसके समझ में नहीं आएगा, उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक तरीके से कहा जाए कि चालाकी आप में कूट कूट कर रहेगी। आज के हम्म, जमाने में चालाकी लोगों की आवश्यकता भी है। चालाकी कूट कूट कर आपके अंदर रहेगी। हम्म, शनि छठे में बैठा है। आप नौकरी को अच्छे से करेंगे। सप्तम में शुक्र और गुरु बैठे हैं। तो धन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए आपका ठीक है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा कष्टदायक रहेगा। नवम में आपके बुध बैठे हैं। यह भी आपके लिए ठीक है, कोई समस्यादायक नहीं है। और उसके बाद दसम में आपके मंगल आ गए। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखिए आप कि जल्दी में हर चीज को करना, पर करना मत चाहिए, प्रारंभ मत कीजिए। केतु एकादश में बैठे हैं। आप अपने पहले के जीवन में समाज से डिटैच रहना पसंद करते होंगे, इच्छा आपके पास शून्य होंगी, और आज भी इच्छा आपके पास शून्य है। विशेष कोई इच्छा हम्म, आप लेकर नहीं चलते हैं जीवन में। बिल्कुल। अब ये चीजें क्या सही हैं वो बताइए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जी सर। ठीक है। अब ये आपका पूर्व जन्म है। अब मान लीजिए यह आज की कुंडली नहीं है, आपके पूर्व जन्म की कुंडली है। हम्म, ये आप पूर्व जन्म के अंतर्गत, ये पूर्व जन्म से आप इन चीजों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है। हम्म, आपका एक जन्म हो गया। अब इसके बाद फिर दूसरे जन्म के लिए हम फिर यहाँ जाएंगे और फिर इसे हम बना लेंगे। अभी आपका वही हो तो। गया उससे पिछला जन्म। ये दूसरा जन्म हो जाएगा। हाँ, ये आपका दूसरा, ये उससे पिछला जन्म हो गया। उसके पिछले जन्म में आप क्या थे, क्या चीजें आपके अंदर थी। तो क्या कोई ऐसी चीज आपको मिल रही है इस कुंडली में जो आपको लग रहा हो कि हाँ पूर्व जन्म में भी था, इस जन्म में भी है। देखिए एक चीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले हम आते हैं लग्न कुंडली पे, माफ कीजिए षष्टियांश के लग्न पे। इसे इससे मार्क करके रखिएगा। कहाँ गए भाई हमारे। हम्म, इस भाव को मार्क कर लीजिए। ठीक है। हम्म, हम्म, और इस भाव पे जो ग्रह हैं उसे अंकित करते जाइएगा, और इस भाव पे किसका किसका प्रभाव है उसे देखते जाइएगा। ठीक है। हाँ, हम्म, ये आपकी हो गई पूर्व जन्म की कुंडली, अर्थात पूर्व जन्म में राहु का प्रभाव पंचम भाव पे रहा एक जन्म। ठीक है। और कोई ग्रह का प्रभाव इस पे आया, और मंगल का प्रभाव रहा जो इस जन्म में भी है। देख मंगल, रहे हैं, हाँ। इस जन्म में भी आ रहा है जी। जी। मंगल राहु। अब फिर उससे पीछे एक जन्म और जाइए। अब फिर देखिए यहाँ प्रभाव किसका किसका आ रहा है। एक दो तीन। यहाँ शनि। बताइए। शनि का असर। शनि का प्रभाव आ रहा है ना। हम्म, शनि अष्टम के स्वामी हो रहे हैं। शनि का प्रभाव आ हम्म, रहा है। और कोई ग्रह का प्रभाव आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं। ये तीसरा था या दूसरा था, तीसरा था। तीसरा था। चौथे में चल के देखते हैं। चौथे में यहाँ गुरु और शुक्र बैठे हैं। हम्म, प्लस सूर्य। गुरु शुक्र और सूर्य। आप चौथा भी हो गया। ध्यान से देखिएगा आप लोग सभी इस कुंडलियों को। जैसे वो जादूगर कहता है ना, ध्यान से देखिए यहाँ क्या होने वाला है, वैसे ध्यान से देखिएगा हर कुंडली को। आपको एक चीज एक कॉमन दिखेगी इनके कुंडली में, जो आज इस जन्म में भी इनके साथ कैरी हुआ है। चार हो गया। पांचवे में जाइए। पांचवा देखिए।
पांचवा देख लिए, समझ लिए, आगे बढ़े। पांचवे में तो कोई दिख नहीं रहा सर। कैसे नहीं दिख रहा है? तो ये योग। ओके ओके। 5 हो गया। अब छठे पे चलते हैं। छठे में देखिए, यहाँ बुधाएं हैं। इस पे किसी ग्रह का संबंध आपको दिख रहा है पंचम भाव से? ठीक है, 6 हो गया। सातवां बढ़ते हैं। सातवें में किसी ग्रह का संबंध पंचम से? मंगल। मंगल कहाँ के स्वामी है? 1 और 8 के स्वामी है। इसके स्वामी को देखिए, इसके स्वामी का संबंध किसी ग्रह से हो रहा है? नहीं हो रहा है। स्वामी का स्वामी बुद्ध किसी ग्रह से नहीं है। ठीक है, अपने से तीसरे में जाके बैठेंगे। इससे फिर आगे बढ़िए। हाँ, ये कौन सा भाव आ गया? दूसरा भाव, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आठवां है। यहाँ केतु आ रहे हैं पंचम में। यहाँ पे दृष्टिवत राहु सामने है, और कोई ग्रह नहीं। गुरु आ रहे हैं। गुरु 8वें के स्वामी हैं। फिर यहाँ नवम में चले आइए। नवम में आपको शनि यहाँ दिख रहे हैं। शनि पे चढ़ाए हैं, और शनि कोई ग्रह है यहाँ पे? है। और कोई नहीं। शनि।